हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टडी रूप में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है प्रकाश केसरवानी और मैं आपको वीडियो के इस सीरीज में पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री क्लास, जिसमें हम देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बैटल ऑफ बक्सर। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर आपको रिवाइंड करा देते थोड़ा सा, पिछली क्लास बैटल ऑफ प्लासी के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। उसके बाद मीर जाफर गद्दी पर बैठे और उसके बाद मीर कासिम गद्दी पर बैठे। मीर कासिम ने मीदनपुर, बुर्दवान और चितगांव के दीवानी राइट्स अंग्रेजों को दिए, लेकिन वो और ज्यादा इच्छा कर रहे थे और रेवेन्यू कलेक्ट करना चाह रहे थे। इससे परेशान होकर मीर कासिम वहां से भाग गया और कहां पहुंचा? अवध पर पहुंचा। तो आइए उसके आगे यहीं पर शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज उसके पहले और बता दें आपको, थोड़ा सा एक इवेंट बता दें जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। जैसा कि हमने बताया था, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 1757 में। तो इसको हमने बोला था, इसको अंग्रेजों द्वारा लीड किया गया था, मतलब अंग्रेजों की तरफ से था, ना कि सिराजुद्दौला की तरफ से। तो इसको ऑब्वियसली कि अब क्या होगा, अंग्रेज को अपने ऑफिसर्स को जस्टिफिकेशन तो देना ही पड़ेगा। आगे जब इतिहास लिखा जाएगा तो जस्टिफिकेशन तो देना ही पड़ेगा कि अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया। वो भारत में आए व्यापार करने के लिए, ना कि राज करने के लिए। शुरुआत तो उनका यही उद्देश्य था। तो उन्होंने इन पर अटैक क्यों किया, ये एक बैटल क्यों शुरू कर दी, तो इसका एक उन्होंने रीजन दिया था। तो इतिहास में एक घटना जिक्र होता है कई बार, एक काल कोठरी नाम की घटना है। काल कोठरी, या इसको इंग्लिश में ब्लैक होल नाम से जाना जाता है। ब्लैक होल कब हुआ था? 1757 में। ये हुआ क्या था इसमें कि क्लाइव का कहना है, अंग्रेजों की तरफ से कहना था कि जो सिराजुद्दौला थे, इन्होंने फोर्ट विलियम पर हमला किया था और एक कमरे में करीब 146 लोग को एक साथ बंद कर दिया था। एक बहुत ही छोटा सा कमरा था जिसमें 146 लोग को एक के ऊपर एक, बिल्कुल समझिए कि भूसा जैसे लाद दिया था, एक के ऊपर एक बोरी जैसे, सबको एक जगह बंद कर दिया। बाहर आग वाग लगी थी, धुआं था, ऑक्सीजन लेने की कमी थी। और जब ये पहुंचे लॉर्ड क्लाइव और वहां पर इसको जब खोला, उस कमरे को, काल कोठरी जिसको उन्होंने नाम दिया है, तो उसमें देखा करीब 123 लोग उसमें मर गए थे और मात्र 22 या 23 लोग जिंदा बचे थे, और जो भी बिल्कुल मरने की हालत में थे। तो क्लाइव का ये कहना है, ये जस्टिफिकेशन है कि सिराजुद्दौला ने पहले हमले का इनिशिएशन किया, उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया, जिसका बदला लेने के लिए उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी का ऐलान कर दिया। और जैसा कि हमने बताया, उसमें उन्होंने षड्यंत्र पहले से कर रखा था, मीर जाफर को अपने साथ कर रखा था, और वो बिना एक भी खून की बूंद गवाए ये उन्होंने बैटल जीत लिया आसानी से। तो ये था उसका रीजन। थोड़ा सा हमने थोड़ा रिवाइंड कर दिया। काल कोठरी कई लोग पूछते हैं, कई बार आप लोग के माइंड में रहता है कि क्या घटना थी, तो ये घटना हुई थी। तो चलिए आज हम देखेंगे आगे बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। तो जैसा कि हमने बताया, मीर जाफर 1764 पे मीर जाफर ने क्या किया था, मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली थी, लेकिन वो वहां भी परेशान था। उसके बाद 1764 में वो वहां से भाग जाता है और कहां पहुंचता है? अवध पहुंचता है। उस समय जो अवध के राजा थे वो थे सुजाउद्दौला। देखिए, बंगाल का 1700 प्लासी का युद्ध कितने लगा? सिराजुद्दौला। यहां पर एक बार नाम लिख देते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। सिराज उद्दौला, ये सिराजुद्दौला, इन्होंने क्या लिया? बैटल ऑफ प्लासी। कब? 1757 में। और अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी? अवध में। किसकी? 1764 में। किसकी बात करें? सुजाउद्दौला। देखिए, बस सिराज और सुजा में फर्क है, बाकी स्पेलिंग सेम है। सिराजुद्दौला, सुजाउद्दौला, ठीक है। तो यहां कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। सुजाउद्दौला थे। तो अवध के उस समय नवाब कौन थे? सुजाउद्दौला। हिंदी में लिख देते हैं, वो इंग्लिश में लिखा है उधर, हालांकि हिंदी हमें कम आती है। सुजाउद्दौला ये लिखा हुआ है इंग्लिश में। तो 1764 में अवध पहुंचे। वहां पर अवध के राजा नवाब थे सुजाउद्दौला। और वहां पर मुगल जो इस समय टोटल, अगर मुगल की बात की जाए, मुगल दिल्ली से राज करता था, और टोटल एक तरह से देखा जाए तो पूरे भारत में उस समय मुगल का आधिपत्य था। तो मुगल की तरफ से शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय यटू, ये किसकी तरफ से? मुगल की तरफ से, ये अवध की तरफ से। और बंगाल से कौन पहुंचा था वहां पर? बंगाल से थे मीर कासिम, भाग कर गए थे।
मीर कासिम, ये लोग आपस में अवध में बैठक की कि अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा तहस नहस कर रखी है, बहुत दिक्कतें हो रही है, इनको पैसों की दिक्कत हो रही है, इनको सारा पैसा अंग्रेज ले जा रहे हैं। तो इन्होंने आपस में मिलकर ये डिसाइड किया कि ये लोग मिलकर लड़ाई करेंगे अंग्रेजों से, और इसी लड़ाई को जाना जाता है बैटल ऑफ बक्सर के नाम से, जो कि हुई थी 1764 में। तो एक तरफ से अवध मुगल और बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, और इनके अपोज में कौन लड़ रहे थे? ब्रिटिशर्स या ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश थे इसके अपोज में, या बोल सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी थी इनके अपोज में। और लेकिन नतीजा थोड़ा सा हताश करने वाला था। इसके ये सब सारी अच्छी ताकतों, बड़ी ताकतों के बावजूद भी ये जीत, अंग्रेज इसको जीत गए, और ये निर्णायक युद्ध साबित हुआ कि अब अंग्रेज अपना भारत पर राज करने वाले हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर राज करने वाली है। क्योंकि जब इन्होंने एक इतनी बड़ी ताकत को हरा दिया, एक कंबाइंड ताकत, आप देख सकते हैं अवध के एरिया जो इलाहाबाद, कड़ा और पूरा जो ऊपर का रीजन है अवध में आता था उस समय। मुगल जो कि पूरे के पूरे भारत पे राज कर रहा था, एक तरह से उसका नाम चलता था। बंगाल पे भी मुगल का ही नाम चलता था, भले ही बंगाल में इन्होंने अपना नवाब इंडिपेंडेंटली, आपको हमने बताया था कि मुर्शीद अली खान ने इंडिपेंडेंट अपना राज घोषित कर दिया था नवाब, लेकिन वो हालांकि मुगल के अंदर ही आता था। और बंगाल के उस समय मीर कासिम ने सबको जब हरा दिया, तो ये एक डिसाइडिंग बैटल साबित हो गई कि अब भारत पर राज करने वाले हैं कौन? अंग्रेज। तो इस वजह से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ बक्सर की 1764 पर। अब चलिए देखते हैं जब ये लोग हार जाते हैं तो क्या होता है। अब देखिए, जब हार जाते हैं तो इनको बहुत ही गंदी ट्रीटी कह सकते हैं एक तरह साइन करनी पड़ी अंग्रेजों के साथ, जिसमें सारा का सारा फायदा किसका था? अंग्रेज का था। तो आइए देखते हैं उस ट्रीटी के बारे में। 1765 में अगले साल एक ट्रीटी होती है, इसकी इफेक्ट की बात कर रहे हैं, ये हारने के बाद इसका इफेक्ट है एक तरह का। 1765 में इलाहाबाद की एक ट्रीटी होती है, इलाहाबाद में हो रही होती है, इसीलिए इलाहाबाद ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलाहाबाद ट्रीटी का सन भी याद रखिएगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, बैटल ऑफ प्लासी भी सन याद रखिएगा 1757, बैटल ऑफ बक्सर 1764, और उसके बाद इलाहाबाद ट्रीटी 1765। सन जरूर याद रखिएगा इसका। इलाहाबाद ट्रीटी इलाहाबाद में हुई थी, इलाहाबाद ट्रीटी हुई थी 1765 पे। इसमें हुआ क्या था? इलाहाबाद ट्रीटी में हुआ था कि भाई जब हार गए तो अब अंग्रेजों ने बुलाया, भाई आओ एक एक कर करके आओ, अब आप लोग क्या बात थी, क्यों लड़े, तो अब उसका आपको समझौता करना पड़ेगा, आप कुछ नुकसान तो उठाना पड़ेगा। तो जो अवध के जो शुजाउद्दौला थे, हमने बताया, उनके अवध के रीजन में जो इलाहाबाद और कड़ा का एरिया है, जो इलाहाबाद और कड़ा का जो एरिया था, नंबर 1 में इलाहाबाद और कड़ा के एरिया अवध से छीन लिया अंग्रेजों ने, और उसको इलाहाबाद और कड़ा को छीन कर किसको दे दिया? शाह आलम II को दे दिया। आगे बताते हैं क्यों दिया। शाह आलम द्वितीय को दे दिया इलाहाबाद और कड़ा का एरिया छीन करके। अब आपके अवध के क्षेत्र से ये बाहर इलाहाबाद कड़ा, और इस पर अब कौन राज करेगा? शाह आलम द्वितीय, जो कि मुगल शासक थे। अच्छा, इनको क्यों किया? क्योंकि मुगल का एक नाम था उस समय, इनको पूरी तरह से खत्म कर दें ऐसा पॉसिबल भी नहीं था, क्योंकि फिर शायद जनता विद्रोह कर देती। इनसे क्या लिया इसके बदले? इनसे लिया बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इसके ऑफिशियल दीवानी राइट ले लिए इसके, इन्होंने हिंदी में लिख देते हैं दीवानी राइट। अच्छा, अब कई लोग के मन में एक क्वेश्चन आएगा, जिन्होंने मेरा कल का लेक्चर देखा होगा, कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी राइट तो पहले ही मीर जाफर ने दे रखे थे। तो देखिए, आपको बता दें कि जो मीर जाफर थे वो जबरदस्ती एक इंडिपेंडेंट नवाब उन्होंने वो घोषित कर दिया। जैसा कि हमने बताया था, मुगल नहीं तो गवर्नर घोषित किया था कि आप गवर्नर रहेंगे, लेकिन मुर्शीद अली खान ने नवाब घोषित कर दिया इंडिपेंडेंट। लेकिन इससे ये थोड़ी हो जाएगा कि इससे ये नहीं हो जाएगा कि जो मुगल थे उनका वर्चस्व खत्म हो जाए। ये ऑफिशियली वो बंगाल मुगल के अंदर ही आता था। जब ये शाह आलम ने, जो कि एक मुगल सम्राट है, जब इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी राइट में ऑफिशियल उन्होंने दे दिया, अब ये अंग्रेज फ्री हो गए, अंग्रेज पूरा अधिकार हो गया कि अब हमारे पास ऑफिशियली बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी राइट आ चुके हैं, एक रिटन डॉक्यूमेंट आ चुका है। और अब पहले भी रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, अब पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुके हैं। अब पूरा रेवेन्यू कलेक्शन करेंगे, कहां से? बंगाल, बिहार, उड़ीसा से रेवेन्यू कलेक्शन।
बता दें आपको, जैसा कि हमने बताया कि जाफर क्या थे, गवर्नर थे वहां के, उन्होंने दिया था ठीक है, लेकिन वो ऑफिशियल नहीं था। एक बार इसको फिर से रिपीट कर दें, मुगल ने दे दिया तो वो ऑफिशियल हो गया। तो क्या हुआ, इलाहाबाद कड़ा किससे छीन लिया, शुजाउद्दौला से छीन लिया। किसने दे दिया, शुजाउद्दौला से, भरपाई युद्ध की। और इसको छीन कर किसको दे दिया, शाह आलम टू को दे दिया। उसके बदले शाह आलम टू से क्या ले लिए, बंगाल बिहार उड़ीसा के दीवानी राइट ले लिया और रेवेन्यू कलेक्शन करेंगे, ये हुआ। और जो तीसरे थे मीर कासिम, जो तीसरे थे जो गए थे अवध, जिनके जो कह सकते हैं इनिशिएट किया, जिन्होंने की लड़ाई की जाए इनसे, मीर कासिम, इनका कुछ पता नहीं चला। आगे चलकर कुछ लोग बताते हैं कि जो दिल्ली में जामा मस्जिद है वहां पर ये कुछ एक भिखारी था, भीख मांगते नजर आ रहा था, उनका चेहरा इससे मिलता हुआ है। कोई ऐसा पुष्टि नहीं है उसकी, और ये गायब हो गए, इनकी अज्ञात अवस्था में मृत्यु हो गई, इनका कुछ आगे पता नहीं चला। इन दोनों की ये ट्रीटी होती है, इसे इलाहाबाद ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए, एक तो ये काम हुआ, दूसरा काम क्या होता है, अब भाई राज कौन करेगा बंगाल में, बंगाल की भी तो बात थी। तो उन्होंने क्या किया, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था, मीर जाफर जो 1757 में जिनको सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद बनाया गया था, उनके लड़के निजामुद्दौला, मीर जाफर का जो बेटा था, मीर जाफर सन कौन थे, निजामुद्दौला, इनको गद्दी पर बैठा दिएगा। और गद्दी पर क्या बोलकर बैठाया गया कि आप वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन तो चलाएंगे जमीनी तौर पर, लेकिन आर्मी जो होगी वो अंग्रेजों की होगी, ब्रिटिशर्स की होगी, और जो भी आप वहां पर सूबेदार नियुक्त करेंगे वो करे जाएंगे अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों की मर्जी के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, ना कि आपकी मर्जी के द्वारा। तो एक तरह से देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन जमीनी तौर पर तो कौन कर रहे हैं, निजामुद्दौला, लेकिन इनडायरेक्ट पावर किसके हाथ में, अंग्रेजों के हाथ में। तो इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट कंट्रोल कर रहे हैं, इनडायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं, कानून संभाल रहे हैं। तो इसी सिस्टम को बोला जाता है द्वैध शासन या डुअल सिस्टम नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं डुअल सिस्टम के बारे में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखिए, डुअल सिस्टम या हिंदी में द्वैध शासन, इसमें क्या हुआ, जैसा कि अभी हमने बताया, एक तो इन्होंने दीवानी राइट ले लिए, यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन, इलाहाबाद की ट्रीटी में हमने जाना कि अब रेवेन्यू कलेक्शन पूरी तरह से उनके हाथ में था। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन, जो वहां का कानून है, जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वो भी इनडायरेक्टली अपने हाथ में ले ली, डायरेक्टली नहीं ली, डायरेक्टली उसको बैठाया हुआ है, लेकिन इनडायरेक्टली ले ली। तो इसी व्यवस्था को बोला जाता है द्वैध शासन या डुअल सिस्टम। इसको लागू किया था किसने, क्लाइव ने। जैसा कि ये सारी लड़ाइयां हमने बताई, 1757 प्लासी का भी क्लाइव ने लड़ा, और बक्सर का युद्ध भी किसने लड़ा, क्लाइव ने। ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट क्लाइव। तो डुअल सिस्टम का शुरुआत किसने की, ये क्वेश्चन आता है, तो किसने शुरू की, रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन का शुरुआत की। कब की, 1765 में, 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन की स्थापना की। आगे चलकर जब इनके अगले गवर्नर जनरल या फर्स्ट, जब गवर्नर जनरल बनते हैं, इनको फर्स्ट गवर्नर जनरल भी थे वो भारत के, 1772 पे वारेन हेस्टिंग आते हैं जब भारत, रॉबर्ट क्लाइव के बाद वारेन हेस्टिंग आते हैं भारत, अलग से लिख देते हैं। डुअल सिस्टम आप समझ गए होंगे क्या होता है, रेवेन्यू कलेक्शन ले लिया, साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया, वो भी इनडायरेक्ट। इसी को बोला जाता है पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर तो ले ली लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दिया, राजा को दे दिया, जो कि नाम के नवाब थे, और सारी सेनाएं इसमें ब्रिटिश की रहेंगी, जो भी सूबेदार होंगे उनको ब्रिटिश नियुक्त करेंगे, होंगे इंडियन ही, लेकिन नियुक्त कौन करेगा उनको, ब्रिटिश नियुक्त करेंगे। उनके पास पावर है, किसको हटा सकते हैं, किसको बना सकते हैं। आप अगर ब्रिटिश के विरुद्ध जाएंगे तो आपको हटा देंगे। तो ऐसे टाइप था, पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको बोला जाता है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, डुअल सिस्टम हो गया हमारा, उसके बाद बात कर रहे थे किस चीज की, मिस हो रहा है, हाँ 1765 में डुअल सिस्टम आया, द्वैध शासन कौन लाए, क्लाइव लाए। इसके बाद 1772 में
भारत के फर्स्ट गवर्नर, अभी तक इनको केवल गवर्नर बोला जाता था। क्या बोला जाता था? गवर्नर। गवर्नर की पोस्ट होती थी। अब आते यहां जो शुरू हो जाता है 1772 से गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल ये पोस्ट मिल जाती, गवर्नर जनरल। तो अब कौन है भारत के पहले गवर्नर जनरल? कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग 1772 में इन्होंने ड्यूअल सिस्टम खत्म कर दिया। ड्यूअल सिस्टम खत्म किसने किया? निरस्त कर दिया। तो ये क्वेश्चन आता है आपके क्वेश्चन में कि ड्यूअल सिस्टम को खत्म किसने किया? वो वॉरेन हेस्टिंग ने किया 1772 में, यानी 7 साल करीब था। क्यों किया गया? क्योंकि जब इनको भेजा ही इसलिए गया था अंग्रेजों की तरफ से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, कि देखिए जो ये ड्यूअल सिस्टम लगाया था ना, इससे फायदा हो रहा था उन ऑफिसर्स का, या यूं कहें कि सीधा सीधा क्लाइव का, ना कि कंपनी का। क्यों? क्योंकि सारा रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे और कंपनी को कुछ बता नहीं पा रहे थे। वहां टेलीफोन तो होता नहीं था कि फोन कर दे, उस समय सब लेटर से जाया करता था। तब तक, और भी इतना दूर आप समझ सकते हैं कितना दूर था, नाव से सब जाते थे, जहाजों से, बड़े बड़े जहाज थे। तो सारा फायदा किसको हो रहा था? जो कंपनी के अंदर काम कर रहे थे, जो बड़े बड़े अधिकारी थे, उनको फायदा हो रहा था, ना कि कंपनी उल्टा घाटे में चल रही थी, आपको अगर बताएं तो। इसी वजह से कंपनी नए नए रूल ला के और भारत पर प्रेशर बना रही थी। कंपनी को तो लग रहा था हम घाटे में जा रहे हैं, हम इतना पैसा दे रहे हैं अपने अधिकारियों को, इतना ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, उल्टा घाटा हो रहा था, क्योंकि सारा पैसा अधिकारी खा जा रहे थे, यहाँ का लूट रहे थे एक तरह से। तो इस सिस्टम को खत्म किया गया 1772 में। आगे चलकर हम जब आगे के वायसराय पढ़ा रहे होंगे, आगे गवर्नर जनरल सारी एक सीरीज पढ़ाएंगे, तो आपको बताएंगे 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1 साल जस्ट बाद। उसमें इनकी पावर्स को, गवर्नर जनरल्स की पावर को कुछ कम कर दिया जाता है और कंपनी की पावर्स को बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि ये अपनी मोनोपोली यहाँ पर स्टेब्लिश ना कर पाए और इनकी पावर थोड़ी सी कम हो जाए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर बैटल ऑफ बक्सर के ऊपर। उसमें हमने जाना बैटल ऑफ बक्सर में कौन कौन लड़े। शुजाउद्दौला लड़े अवध की तरफ से, मुगल की तरफ से लड़े कौन? शाह आलम द्वितीय, और बंगाल की तरफ से कौन थे? मीर कासिम थे। उसके बाद जब ये हार गए तो क्या होती? 1765 में इलाहाबाद की ट्रीटी। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इलाहाबाद की ट्रीटी में क्या होता है? इलाहाबाद और कड़ा का जो रीजन था उसको शुजाउद्दौला से छीनकर मुगल राज शाह आलम द्वितीय को दे दिया जाता है और उनसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी राइट ले लिए जाते हैं। उसके बाद इसी सिस्टम को आगे चलकर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन भी दे दिया और उसमें क्या पावर अपने पास रखी, पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया। यहाँ पर डुअल सिस्टम देखा, डुअल सिस्टम को लागू किया क्लाइव ने और खत्म किया 1772 में फर्स्ट गवर्नर जनरल भारत के वॉरेन हेस्टिंग ने। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने ये सब जाना। अगले लेक्चर में हम जानेंगे कि ब्रिटिश को मैसूर में लड़ाई करनी पड़ी। ये तो हमारा नॉर्थ साइड चले था। अब हम देखेंगे साउथ में। साउथ में मैसूर का सामना करना पड़ा उनको। वहां पर हैदर अली थे, उनके बेटे टीपू सुल्तान। बहुत ही अच्छी शानदार भारत के लिए टीपू सुल्तान का महत्व उस लड़ाई का। उसके बाद हम अगले लेक्चर में जानेंगे मराठा के साथ अंग्रेजों को कैसे सामना करना पड़ा, कितनी युद्ध हुई। तो जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी रूफ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।